प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का हालात आज बहुत ख़राब है। ऑलमोस्ट सभी कुछ गिरा हुआ है। अगर सेक्टर और थीम देखें ना तो सिर्फ एक थीम है, मतलब वेल नोन थीम है जो कि पॉजिटिव है, लेकिन और कहीं भी कोई खास पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रहा है। मेरा पोर्टफोलियो भी आज अबाउट 1% के आसपास गिरा हुआ है, तो अच्छा खासा गिरावट है मार्केट में। तो वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ इंडियन मार्केट ही गिरा है या वर्ल्ड में दूसरे मार्केट्स भी गिरे हैं, क्योंकि उससे पता चलेगा ना कि भाई बाहर से ये प्रॉब्लम आ रहा है उसके कारण गिरा है या फिर सिर्फ इंडियन मार्केट गिर गया है। इसे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रिच डैड पुअर डैड, काफ़ी लोगों ने बुक भी पढ़ा होगा। उनका क्या स्टेटमेंट आया है? उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। कोई पहली बार तो नहीं लग रहा है ना। एवरी फ्यू डेज़ में वो इस तरह का स्टेटमेंट देते रहते हैं। बट एनी हाउ देखते हैं, मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने बोला क्या है, और सीरियस नोट पे जानने की कोशिश करेंगे। उनके अलावा जो सीरियस मैटर्स है उसको डिस्कस करेंगे कि यूएस में ऐसा क्या हो सकता है या फिर क्या हो रहा है जिसके कारण वहाँ पे बड़ा गिरावट आ सकता है। यूएस में गिरावट तो इमिनेंट है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेरी आया है ना, स्टॉक पोर्टफोलियो रिलेटेड। कल मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया था ना। क्वेरी है कि 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है तो अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है, क्यों ना हम 50, क्योंकि मैंने बोला था भाई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो फिर भी 20-25 स्टॉक सफिशिएंट होता है खुद का अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो वहाँ पे क्वेरी, अच्छा क्वेरी, इसको भी मैं आंसर करने जा रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, हाइप जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको क्लियरली बता देता हूँ कि आज जो मार्केट गिरा है उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। क्यों किया है? क्योंकि मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि थोड़ा पैसा मैंने रखा हुआ है। मैं वेट कर रहा हूँ कि जो जो स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट करके रखा है उसमें जब जब गिरावट आएगा, मुझे लगेगा कि थोड़ा सा प्राइस पहले के मुकाबले अट्रैक्टिव हुआ है, मीन्स वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हुआ है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाऊंगा। और वो मैं कर रहा हूँ। आगे भी जैसे जैसे मार्केट थोड़ा थोड़ा गिरेगा, मार्केट गिरने से कहीं ज़्यादा जरूरी है कि जिन स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ वो अगर थोड़ा गिरे तो वहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा। शॉर्ट टर्म तो मैंने वहीं बताया भाई, प्योर लक है। अगर कोई कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का, कुछ घंटों का, कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट करता है, 100% लक है ना। बाहर क्या हो रहा है उसका भी असर पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैंने तो बताया भी था कि मैं तो वेट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत गिरे, खासकर जो स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ गिरे तो मेरे लिए तो अच्छा है, मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आपको तो खुश होना चाहिए, मार्केट गिर रहा है। थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आने लगेगा वहाँ थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ लोग बोल सकते हैं अरे मैंने तो पहले भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसका क्या होगा? तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने खुद अकेले इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट है 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा का। तो 10 ईयर्स के बाद जो मैं पैसा निकालूंगा, अभी मार्केट गिरने से मेरे ऊपर फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए ना। मतलब किसी लॉजिक से मेरे ऊपर फ़र्क नहीं। 10 साल के बाद मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, जहाँ भी जाए, लेकिन एटलीस्ट अभी के कारण मैं उस पैसे के लिए तो परेशान नहीं होऊंगा ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर गिरा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लॉन्ग टर्म का पैसा है, देखते हैं आगे कैसा जाता है। मोस्टली लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आते हैं। उसके बाद अगर पैसा है ऑलरेडी आपके पास, इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना। म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं। स्टॉक्स में अगर आपका स्टॉक जो आपने सेलेक्ट करके रखा है कि भाई मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, वहाँ अगर गिरावट आता है, वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा समय है। देखिए यूएस मार्केट्स इधर देखेंगे ना तो थोड़ा सा निगेटिविटी तो आया है वहाँ पे। वो इसलिए आया है क्योंकि फेड रिजर्व ने बोला है कि भाई दिसंबर में देखेंगे रेट कट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। मार्केट बिल्कुल मान कर चल रहा था ना, ऑलमोस्ट 100% कि दिसंबर में तो रेट कट होगा ही। लेकिन फेड रिजर्व के जो चेयरमैन हैं जेरोम पावेल, उन्होंने बोला कि देखते हैं, ठीक है, अभी नहीं बोल सकता हूं कि करूंगा या नहीं करूंगा। थोड़ा उससे मार्केट में नेगेटिविटी तो आया है। यूएस में इस नेगेटिविटी का असर ऑफकोर्स पूरे दुनिया पे पड़ता है, आपको पता है। कई बार मैंने समझाया कि यूएस में जो भी होगा उसका असर पूरे वर्ल्ड पे होगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में यूएस नंबर 1 है। और नंबर 1 सिर्फ ऐसे नहीं है कि थोड़े बहुत मार्जिन से, जो सेकंड नंबर पे है उससे बहुत आगे है यूएस। ज़्यादातर जीडीपी चेक कर लें, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस चेक कर लें, उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना यूएस में, जो कंपनीज़ हैं उनका प्रॉफिट देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जो कंपनीज़ का प्रॉफिट है उसका ऑलमोस्ट 40-50% के आसपास
सिर्फ वो जनरेट कर लेती है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। बड़ा बड़ा जो भी कंपनीज़ है वर्ल्ड का ज़्यादातर यूएस में है, प्रॉफिट वहीं से आ रहा है, ठीक। तो ये सब आपको समझना होगा। स्टॉक मार्केट सबसे बड़ा है, डेट मार्केट सबसे बड़ा, तो यूएस में अगर कुछ होता है तो उसका असर बाकी ज़्यादातर मार्केट्स पे पड़ेगा और उसका एक नेगेटिव असर देखने को भी मिल रहा है। और जब रेट कट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न आया तो ऑफकोर्स उनका जो डॉलर है थोड़ा स्ट्रांग हुआ है और इंडियन रुपये आप देख रहे हैं थोड़ा सा इधर वीकनेस फिर से दिखने लगा है। तो ये सब कुछ नेगेटिविटी है। और इंडियन मार्केट देखिए, मैंने पहले ही बताया था ना कि देखिए उधर जो ऊपर गया, दीपावली का थोड़ा होता है, वो जोश रहता है मार्केट में, हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है। मैंने उस समय बताया था आप लोगों को कि एक बार ये दिवाली का पीरियड ख़त्म होगा ना तो फिर स्टॉक मार्केट में थोड़े चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब स्टॉक मार्केट क्या देख रहा है, अब देख रहा है कि यूएस के साथ हमारा ट्रेड डील होगा कि नहीं होगा। हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा खासा रिटर्न, नहीं हुआ तो मार्केट वहाँ से गिर जाएगा। उसके बाद आपको अर्निंग ग्रोथ देखना है। अर्निंग ग्रोथ मतलब ऐसा नहीं कि बुरा आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी तो नहीं आएगा ना। पहले भी हम लोग डिस्कस किया कि भाई नेक्स्ट क्वार्टर से पता चलेगा, क्योंकि इस क्वार्टर का रिजल्ट ना जैन फेब में जब हम देखेंगे तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तब आप देखेंगे कि उसका पॉजिटिव असर इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ेगा। तो ये साल तो राइट ऑफ है ना, एनी हो। यूएस में देखिए अभी बहुत कुछ होने जा रहा है आने वाले महीनों में, ठीक है। वहाँ पे ये जो टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो सुप्रीम कोर्ट पे वहाँ फैसला आएगा। तो ऑफकोर्स 2-3 कुछ महीने लगेंगे, क्योंकि इमीडिएटली तो ये सब होता नहीं है, काफ़ी समय लगता है कोर्ट केसेस। लेकिन कुछ महीनों बाद मतलब नेक्स्ट ईयर तो बिल्कुल उस पर भी डिसीजन आएगा, होता है कि नहीं, उसका भी स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इस पर कभी मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि क्या असर पड़ सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों सेंस में। और साथ ही वहाँ पे इलेक्शंस है नवंबर में, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, उसको लेकर भी उससे कुछ समय पहले आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, क्योंकि पॉलिटिशियन है ना, इलेक्शन तो इनको भी जीतना है। तो उस वहाँ भी इंटरेस्टिंग होगा। तो बहुत कुछ होने जा रहा है अगले साल भी, ठीक है। इंटरेस्टिंग टाइम्स है, देखते हैं हमारा ट्रेड डील हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर होता है तो कब होता है, क्योंकि अगर इस साल ट्रेड डील नहीं हुआ तो उसका स्टॉक मार्केट पे अच्छा खासा निगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि मार्केट मानकर चल रहा है कि भाई 2-3 महीने में ट्रेड डील हो जाना चाहिए। तो देखते हैं। तो ये सब कुछ निगेटिव और पॉजिटिव है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब जान लेते हैं कि रॉबर्ट कियोस्की साहब ने क्या चेतावनी दे दिया है। देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं कि रॉबर्ट कियोस्की को जाना जाता है उनके बुक सीरीज़ ना, रिच डैड पुअर डैड। सालों पहले मैंने भी पढ़ा था, बहुत अच्छा बुक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या फिर अपने बच्चों को गिफ्ट करना चाहते हैं ना ताकि वो पढ़ें, तो बहुत अच्छा बुक है। आप लोग पूछते कौन सा बुक, तो ये बुक शायद सबसे अच्छा होगा, खासकर अपने बच्चों के लिए। अगर आप भी पढ़ ले तो चलेगा, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। और इसी बुक के कारण ऑफकोर्स मेरा भी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है रॉबर्ट कियोस्की के प्रति। लेकिन हाँ, ये जो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोला कि देखिए बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, ठीक है। अब जब ये क्रैश आएगा तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, तो बोल रहे हैं स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, तो पैसा कहाँ रखें, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, सिल्वर में इन्वेस्ट करें, क्रिप्टो करेंसीज इथेरियम में इन्वेस्ट करें, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें। ये सब इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। देखिए बहुत बड़े राइटर है, अच्छे राइटर हैं, तो नेचुरली जो भी बोलते हैं स्टेटमेंट थोड़ा उसका पब्लिसिटी तो होता ही है। लेकिन उनके साथ खासियत ये है कि भाई ये इस तरह का स्टेटमेंट एवरी कुछ दिनों पे देते रहते हैं, ठीक है। तो सीरियसनेस ख़त्म हो जाता है ना। देखिए यूएस स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा गिरावट आ सकता है, ये तो हम कई बार पहले डिस्कस कर चुके, कोई नई बात नहीं। अगर कोई बोल रहा है तो हमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। तो ये तो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि भाई वो जो स्टॉक मार्केट है यूएस का बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है, ठीक है। और ये जो भी ओवर वैल्यूएशन हो रहा है ना, वो एआई के कारण हो रहा है, क्योंकि जो रिटर्न जनरेट हो रहा है यूएस मार्केट्स में एआई रिलेटेड स्टॉक्स में ही हो रहा है, जो बड़े बड़े मेगा कैप्स हैं। क्योंकि एआई रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च कर रही हैं, लेकिन खर्च करें फ्यूचर के लिए, अभी वहाँ से रिटर्न तो आ नहीं रहा है। फ्यूचर में किस तरह का रिटर्न जनरेट होगा, अगर जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सही नहीं आता है, तो ऑफकोर्स आप मान कर चलें कि कंप्लीट ब्लड बाथ होगा। ऐसा नहीं कि एआई को प्रॉब्लम होगा, ब्लड बाथ होगा। जो अच्छी कंपनीज़ नहीं हैं वो ऑलमोस्ट डेड हो जाएंगी, उसमें भी जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो फिर से उभर कर आएंगी, उनका परफॉर्मेंस फिर से बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको ऐसे देखें, ठीक है। कुछ समय के लिए गिरेगा, मे बी 20-30-40%, लेकिन फिर से वो रिकवरी होगा। जो अच्छी कंपनीज़ है उसमें, जो खराब कंपनीज़ है झूठ का नाम का सिर्फ एआई के नाम पे ऊपर जा रही हैं, वो तो फिर डेड हो चुकी होंगी ना, वो शायद वापस ना आए। इसको इस तरह से देखें, लेकिन फिर से वापस आएगा और फिर से चलने लगेगा। कुछ महीनों का शायद प्रॉब्लम हो उसके कारण, इसको ऐसे देखें। वो गिरेगा यूएस मार्केट तो इंडियन मार्केट भी बुरी तरह से गिरेगा। तो लेकिन अगेन
इंडियन मार्केट्स का फंडामेंटल्स देखें तो पहले के मुकाबले काफ़ी इंप्रूवमेंट आया, अगले साल और भी इंप्रूवमेंट आने के चांसेस हैं, खासकर अगर ट्रेड डील हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो वहाँ पर अगर गिरता भी है मार्केट यूएस के कारण तो बहुत कोई लंबे समय तक वो गिरा नहीं रहेगा, अच्छा खासा रिकवरी आने वाले महीनों में हो जाएगा और फिर से परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से देखें। और साथ ही देखिए यूएस में एक और बड़ा चैलेंज जो अभी फिलहाल डेटा आ रहा है ना, वो ये है कि यूएस बैंक का जो रिजर्व्स है ना वो बहुत तेज़ी से कम हुआ है। ठीक है, वो फिलहाल 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि 4 साल में सबसे कम का फिगर है। बैंक रिजर्व का मतलब क्या होगा ना, बैंक जो अपने पास पैसा रखती हैं, कैश रखती हैं ना, मान लीजिए वो डिपॉजिट है उनके पास, तो आप जाकर बोलेंगे नहीं मुझे पैसा वापस चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे बैंक को तुरंत पैसा देना पड़ेगा, नहीं देगा तो फिर बैंक ही डूब जाएगा। ठीक है, तो इस जो पैसा बैंक के पास रहता है इन पर्पसेस के लिए ना, मतलब विड्रॉल डिमांड अगर आता है तो उसको पूरा कर सके, उसी को हम बैंक रिजर्व बोलते हैं। तो बैंक रिजर्व ऑफ को फिजिकल कैश में भी रहता है और सेंट्रल बैंक के साथ भी थोड़ा पैसा ये बैंक्स रखते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स, तो इसको ही बोलते हैं। तो वो जो फिगर है वो बहुत तेज़ी से कम हुआ है। ठीक है, जैन 2024 का अगर आप फिगर देखेंगे तो टोटल बैंक रिजर्व यूएस में था अबाउट 3.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो वहाँ से ये 600 बिलियन यूएस डॉलर्स कम हो चुका है। अब जान लेते हैं कि यूएस बैंक्स का ये जो रिजर्व है ना, बैंक रिजर्व, वो कम क्यों हो रहा है, इतना तेज़ी से कम क्यों हो गया। दो बड़े रीजंस हैं। एक देखिए जो सेंट्रल बैंक है उनका फेड रिजर्व ना, वो अब टाइटनिंग कर रहा है। पहले कोविड के समय उन्होंने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी सिस्टम में इन्फ्यूज़ किया था, जिसके कारण उनका जो बैलेंस शीट साइज़ था वो बहुत बड़ा हो गया था। अब वो धीरे धीरे बैलेंस शीट साइज़ को कम कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट साइज़ कम करने का मतलब क्या हुआ, कोविड के समय उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉन्ड बाइंग किया, एसेट बाइंग किया। तो जब आप कुछ बाय करते हो तो पैसा दोगे ना, तो उसके कारण सिस्टम में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी उन्होंने इन्फ्यूज़ किया। तो उस समय का रिक्वायरमेंट था। बाद में जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ गया तो धीरे धीरे उन्होंने कम करना शुरू किया। तो अब कम करने के लिए क्या करेंगे, जो बॉन्ड्स ऑलरेडी इशू किया हुआ है वो मैच्योर हो रहा है, तो वहाँ पे वो रिन्यू नहीं करेंगे, नया बॉन्ड्स नहीं लाएंगे। मार्च 2020 में अगर आप बैलेंस शीट चेक करते यूएस का, यूएस फेड रिजर्व का, तो 4.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास था, जो कि सितंबर 2021 में अबाउट 8.5 ट्रिलियन हो गया था। और सबसे ज़्यादा हो गया था अप्रैल 2022 में अबाउट 8.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। अब उसको कम किया गया है, फिलहाल अबाउट 6.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का बैलेंस शीट है एज ऑन अक्टूबर 29। तो बहुत तेज़ी से वो लोग श्रिंक कर रहे हैं, लेकिन हाँ, श्रिंक करने का लिमिटेशंस है। अब उनका बोलना है कि दिसंबर 1 तक ही वो जो ये श्रिंक कर रहे हैं, बैलेंस शीट को छोटा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, दिसंबर 1, 2025 तक ही करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। यूएस बैंक रिजर्व कम होने का एक और रीज़न है राइजिंग ट्रेजरी बोरोइंग ना। यूएस गवर्नमेंट का आपको पता है डेट लगातार बढ़ता जा रहा है। वो ज़्यादा ज़्यादा डेट इशू कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा पैसा उठाया जा सके, कि एक तो भाई खर्चे हैं, ऊपर जो ऑलरेडी डेट है उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी है, तो ये सब मिला जुला के डेट इशुएंस बहुत ज़्यादा होता है। जब ये डेट इशू होता है तो ज़्यादातर खरीदता कौन है, तो ये जो बैंक्स हैं वही बैंक्स खरीदते हैं ना। तो बैंक जब वो डेट खरीदेंगे तो उसका पैसा बैंक के सिस्टम से बाहर जाएगा, जिसके कारण वहाँ लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आने लगेगा। वही यूएस में देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे इसके कारण क्या है कि भाई एक तो लिक्विडिटी क्रंच का रिस्क आ गया है यूएस में, अगर वो होगा तो बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं वो थोड़े ऊपर चले जाते हैं, इसके कारण लिक्विडिटी थोड़ा कम होगा। तो अगर ये प्रॉब्लम थोड़ा और बढ़ा तो ऑफ कोर्स जो यूएस के बड़े बैंक्स हैं वहाँ तो फिलहाल प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे बैंक्स हैं ना वहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है। तो अगर इस तरह का कोई इशू आया तो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगा, उसके कारण यूएस का जो मार्केट्स है वो भी बुरी तरह से गिरेगा और उसका असर ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स पर भी पड़ेगा। नाउ आप लोग का क्वेरी आंसर कर देता हूँ ना। पोर्टफोलियो में अगर किसी के 50 स्टॉक्स है और कॉर्पस अबाउट 10 लाख का है, सही है नहीं है क्या है, क्योंकि मैंने अबाउट 20-25 बोला था। देखिए कॉर्पस अगर थोड़ा छोटा है, अगेन छोटा है बड़ा है आपके ऊपर डिपेंड करता है, कल भी मैंने बताया था, लेकिन जैसे किसी का 5 या 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, बड़ा है छोटा ये आप डिसाइड करें, क्योंकि सब पे ये वेरी करता है। तो वहाँ पे देखिए बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन इन मार्केट नॉलेज और कंफर्ट, 5, 10, 15 स्टॉक सफिशिएंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेंट्रेटेड बनाना चाहता है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है ना, 5 to 10 स्टॉक्स, थोड़ा और ज़्यादा तो 10 to 15 स्टॉक्स, ठीक है, इतना। और बड़ा पोर्टफोलियो है तो 20-25 स्टॉक्स तक भी जाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये है कि भाई 50 स्टॉक्स क्यों ना कर लूँ, डाइवर्सिफाइड होगा, रिस्क कम होगा। देखिए अगर 50 स्टॉक्स ही करना है तो किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना, उनके पास भी 40-50 स्टॉक्स होते हैं, 60 स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका रीज़न क्या होगा कि भाई क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपया है, उसको आप उसमें 50 स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर देंगे
तो हर एक स्टॉक में जो आपका एक्सपोजर होगा बहुत कम हो जाएगा। तो मान लीजिए वो स्टॉक बहुत ज़्यादा रिटर्न भी जनरेट करता है, मल्टी बैगर बन जाता है, फिर भी आपके पोर्टफोलियो पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्सपोजर बहुत कम है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा आप बोल सकते हैं कि भाई वैसा है तो मैं कुछ स्टॉक्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर लूँगा, कुछ स्टॉक्स में बहुत कम एक्सपोजर लूँगा। अगेन वही बात होगा कि भाई कुछ स्टॉक्स में बड़ा एक्सपोजर ले रहे हैं वो तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स में जो बहुत कम एक्सपोजर ले रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि वो मल्टी बैगर भी 10 टाइम्स 20 टाइम्स हो भी जाएगा तो आपके पोर्टफोलियो पे कोई फ़र्क नहीं डालने जा रहा है। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर पोर्टफोलियो छोटा है तो कोशिश करें कि भाई सारे स्टॉक्स पे अच्छा खासा पैसा डालें, ताकि अगर वहाँ रिटर्न सही में अच्छा आ गया तो आपका पोर्टफोलियो तेज़ी से ऊपर ले जाएगा, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करेगा। लेकिन अगर बहुत छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे ना, 50 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स, 60 स्टॉक्स, तो आप समझ रहे हैं रिटर्न्स आपके अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करके नहीं जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में जाए ना 12 to 14% लॉन्ग टर्म में, ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में तो प्योर लक है। उस तरह का रिटर्न पास्ट में आया है तो लॉन्ग टर्म ना 10 ईयर्स का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो उस तरह का रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ जाएं, हेडेक भी नहीं है, फंड मैनेजर देखेगा। लेकिन अगर खुद आप जा रहे हैं, आपको अच्छा खासा मार्केट नॉलेज है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, तो मैं बोलूँगा कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, मतलब ठीक है अगर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी 20-25 तो बहुत हुआ ना। मैं तो बोलूँगा 10-15 इस तरह का, अगर 10 लाख के लिए तो 10-15 स्टॉक सफिशिएंट है। लेकिन चलिए 20-25-50 को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, मतलब वहाँ तो आप किल कर रहे हैं ना, ओवर डाइवर्सिफाई करके आप इंश्योर कर रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा रिटर्न, रिस्क तो ऑफकोर्स आपका कमेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर आप बहुत ज़्यादा रिटर्न भी वहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।